परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवीर। स्वागत करता हूं आप सभी का साइंस बाय सूर्यवीर में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, या फिर उसे बोलते हैं हम उत्सर्जन तंत्र। तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसमें हम उत्सर्जी अंगों के बारे में बात करते हैं। चाहे कोई भी प्राणी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, उसमें कोई न कोई उत्सर्जी अंग पाया जाता है जिसके द्वारा वो अपने शरीर में बनने वाले विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करता है और ऑस्मो रेगुलेशन या फिर पीएच नियमन करता है। वो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है किसी पदार्थ की मात्रा या फिर किसी आयंस की मात्रा बॉडी में बढ़ गई, उसको बाहर निष्कासन किया जा सकता है। और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ऐसे पदार्थ जो टॉक्सिक नेचर के होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए इन अंगों की आवश्यकता पड़ती है। तो मानव में वही उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क होता है। तो मानव में अगर हम उत्सर्जन तंत्र की उत्सर्जी अंग की बात करें, तंत्र, तो बताइए मानव में उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ेंगे तो इसमें उत्सर्जी अंग कौन सा होता है मानव में? उत्सर्जी अंग एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वृक्क, जिसे हम बोलते हैं किडनी। अरे यस और नो, ये होता है फ्रेंड्स। सही से दिख नहीं रहा तो उसको चेंज कर लेते हैं। तो उत्सर्जी अंग होता है उत्सर्जी अंग एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है? वृक्क या किडनी, या किडनी। ये क्या काम करती हैं? ये कार्य करती है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना और पीएच नियंत्रण करना। N2 युक्त अपशिष्ट पदार्थ को का निष्कासन और दूसरा कार्य होता है जो मेन कार्य है फ्रेंड्स, वो दोनों ही मेन कार्य हैं, लेकिन दूसरा कार्य जो होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन या फिर पीएच नियंत्रण, पीएच रेगुलेशन या नियमन। ओके फ्रेंड्स, तो मानव में उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करें तो उत्सर्जी अंग जो होता है मानव में वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है वृक्क या किडनी। और इसका मुख्य कार्य होता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना और ऑस्मो रेगुलेशन करना, यानी पराशरण नियमन। पराशरण नियमन। अब किडनी जो होती है इसकी उत्पत्ति कौन से जनन स्तर से हुई है? तो वृक्क की उत्पत्ति उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है। मीजोडर्म जो जनन स्तर होता है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और किडनी होती कहाँ है? अगर मैं स्थल की बात करूं तो किडनी डोर्सल सरफेस पर, यानी हमारे बैक साइड में पीछे की ओर अंतिम बक्षीय कशेरुकी में और थर्ड लंबर कशेरुकी में। देखो पीछे हमारे जो पसलियां हैं इनके नीचे बैक साइड में थर्ड लंबर कशेरुकी होती है जिसे एल थर्ड कहते हैं। देखो वृक्क, और इसका जो स्थल की अगर हम बात करें तो ये होता है T12 व एल थर्ड, थर्ड लंबर कशेरुकी जो होती है उसके बीच में, उसके मध्य में। उत्पत्ति मीजोडर्म से अभी पड़ी थी, उत्पत्ति हो गई इसकी
मीजोडर्मल या मीजोडर्म से। इसका अगर ओके फ्रेंड्स, और मेन कार्य इसका हमने पढ़ लिया था, वो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? मानव में अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया को शरीर से बाहर निकालना, ये होता है इसका मेन कार्य। अरे यस और नो? इसके साथ साथ जो यूरिया होता है, देखिए मानव जो होता है वो यूरिया को शरीर से बाहर निकालता है। और यूरिया क्या होता है? एक विषैला पदार्थ होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसको शरीर से बाहर निकालता है। क्योंकि यूरिया एक्सक्रेटरी सब्सटेंस के रूप में प्राप्त होता है, इस कारण मानव को यूरियोटेलिक प्राणी कहा जाता है। यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिक वो वे प्राणी होते हैं जिनमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया बनता है, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो आते हैं समस्त स्तनधारी। मोस्ट ऑफ मेमेल्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। वयस्क मेढक ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? यूरियोटेलिक। देखो, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के आधार पर 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं अमोनोटेलिक, दूसरे होते हैं यूरियोटेलिक और तीसरे होते हैं यूरिकोटेलिक। वे जीव जो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। वे जीव जो यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं मूत्र के द्वारा या अन्य अंगों से भी, जैसे किडनी के द्वारा मूत्र विसर्जन में यूरिया को बाहर निकाला जाता है। इसके साथ साथ अमोनिया और कुछ मात्रा में जो है यूरिया वो स्किन के द्वारा भी पसीने के रूप में भी बाहर निकाला जाता है। और तीसरे प्रकार के जो जीव होते हैं वो होते हैं यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, इस कारण उनको यूरिकोटेलिक प्राणी कहा जाता है। और वो बहुत कम विषैला होता है। देखो, पहले होते हैं अमोनोटेलिक जीव पहला। दूसरे होते हैं यूरियोटेलिक। और फ्रेंड्स, थर्ड नंबर के जो होते हैं वो होते हैं यूरिकोटेलिक। बताओ, उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या है इनमें? इनमें है अमोनिया, यूरियोटेलिक में है यूरिया, इनमें है यूरिक अम्ल। यूरिकोटेलिक में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब जो अमोनिया बनता है ये बहुत ज़्यादा विषैला होता है। देखो, विषैले पदार्थों का ये अगर क्रम देखें, सबसे ज़्यादा जैसे विषैला पदार्थ होता है अमोनिया, उससे कम यूरिया और सबसे कम होता है यूरिक अम्ल, ये बहुत कम विषैला होता है। तो जो ज़्यादा विषैला होगा उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए उतने ही अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उससे कम जल की आवश्यकता यूरिया को बाहर निकालने के लिए, और सबसे कम जल की आवश्यकता यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने के लिए होती है, क्योंकि यूरिक अम्ल कम विषैला होता है। देखो, बनता तो अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा विषैला होता है, इसलिए मानव शरीर में क्या हुआ? अडेप्टेशन हुआ। और अडेप्टेशन इन ये सभी जीव, जैसे रेप्टिलियन जो हुए और एवीज जो हुए, उनमें क्या हुआ? अडेप्टेशन हुआ या अनुकूलन हुआ, क्योंकि शरीर में ये प्रक्रिया थी कि अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा विषैला होता है, इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती थी। तो इनमें क्या हुआ कि अमोनिया यूरिया में बदल गया या फिर अमोनिया यूरिक अम्ल में बदल गया, क्योंकि इनको ये कम विषैले होते हैं और बाहर निकालने के लिए कम जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मानव में भी अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन जो लीवर होता है उसमें ऑर्निथिन चक्र के द्वारा इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा बनता है, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा लीवर में, 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 लीवर में
निर्मित। ओके फ्रेंड्स, तो वृक्क के बारे में हमने पढ़ा कि वृक्क कहाँ होते हैं। वृक्क या किडनी उदर गुहा में, उदर गुहा में या एब्डोमिनल कैविटी में T12 से L3 के बीच होते हैं। उत्पत्ति इनकी हमने देख ली थी अभी, मेसोडर्म से होती है। उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से। और सेम के बीच के आकार की गहरे रेडिश ग्रे यानी कि गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। ठीक है, गहरे लाल रंग के, लाल भूरे। रंग के होते हैं और बीन शेप के होते हैं। ये कैसे? बीन शेप, बीन शेप। और उत्पत्ति मेसोडर्म से देख ली थी। अब देखो होते कैसे हैं, ऐसे ऐसे इस आकृति में। ये मूत्र नलिका जिसे हम बोलते हैं यूरेटर, इधर ये निकल गई दूसरी मूत्र वाली नलिका, और ये जो है मूत्राशय हो गया। और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा यहाँ पर जब मूत्र का निर्माण होगा, निस्यंद का अवशोषण और उत्सर्जन होने के बाद में मूत्र बनेगा, वो मूत्राशय में आएगा। और मूत्राशय के से यूरिनरी ब्लैडर से हम बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। और ये है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, यूरेथ्रा या फिर हम इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। ये होती है किडनी। ओके फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, पेरिटोनियन झिल्ली। ये इनका कवर हो गया। ओके फ्रेंड्स, देखो होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ से टपका टपका करके इस तरह से यूरिन आता है और ये मूत्राशय में या यूरिनरी ब्लैडर में भरता जाता है। अब जैसे ही ये भरता जाएगा, वैसे ही यहाँ पर क्या होंगे? स्ट्रेच एक्सेप्टर्स यानी स्ट्रेच ग्राही होंगे। वो स्ट्रेच ग्राही क्या होते हैं कि संवेदी पथ के द्वारा सूचनाओं को कहाँ पर लेके जाते हैं? सीएनएस में। जैसे ही सीएनएस में सूचना जाएगी तो चालक पथ के द्वारा वापस से सूचनाएं यहाँ यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय तक आएगी। क्योंकि जैसे ही मूत्र इसमें भरता जाएगा और जैसे ही मूत्र इसमें भर जाएगा तो यूरिन पास करने के लिए जो मैसेज है वो प्राप्त होता है सीएनएस से। तो सीएनएस में जाएगा किससे? स्ट्रेच एक्सेप्टर्स होते हैं, STRE, स्ट्रेच ग्राही। ये ग्राही खा ले जाते हैं सूचनाओं को सीएनएस तक यानी ब्रेन तक हमारे, और ब्रेन से वापस आते हैं किससे? चालक पथ द्वारा, चालक पथ द्वारा सूचनाएं प्राप्त होंगी, जिससे क्या होगा कि हल्का क्रमानुकुंचन होगा। और जब क्रमानुकुंचन की गति प्रेरित होगी तब यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ रहता है, वो वाल्व ढीला हो जाएगा और मूत्र जो है यूरिन पास हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती है इसमें। अब देखो हम इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें होता क्या है। तो एनाटॉमी की अगर हम इसकी चर्चा करें वृक्क की, तो वृक्क की संरचनात्मक क्रिया इकाई जो है वो होती है नेफ्रॉन। क्योंकि वृक्क में क्या भरे होते हैं? मेडुलरी पिरामिड होते हैं। उन मेडुलरी पिरामिड में नेफ्रॉन भरे हुए होते हैं और नेफ्रॉन को किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनिंग यूनिट कहा जाता है। देखो ये इस तरह से, यह है एक वृक्क हो गया, यह हो गई हमारी, ऐसे अगर मैं खड़ा हूं तो ये क्या हो गई? इधर वाली राइट किडनी, तो ये है राइट किडनी। अब इसका ये जो घुमा हुआ जो भाग है कॉनकेव हिस्सा, कॉनकेव यानी अवतल हिस्सा, इसे ही हम बोलते हैं हाइलम, हाइलम बोलते हैं।
और हाइलम का ये भाग अंदर की ओर घूम जाता है, अंदर की ओर घूम जाता है और इस प्रकार से कुछ आकृति बनाता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आकृति बनाता है। ये बनी हुई जो आकृति है इसको हम बोला जाता है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, और इस रीनल पेल्विस से इसे बोलते हैं हाइलम। हाइलम, ये घुमा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं हाइलम। ओके फ्रेंड्स, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? और दूसरा जो है, ये हाइलम अंदर घूम करके ऐसे बलित संरचना बनाता है। कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर मेड बाय हाइलम इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो ये है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। ओके फ्रेंड्स, अब ये हाइलम से ही क्या अंदर एंट्री करता है, इससे ही रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये देखो, ये खून की जो है आर्टरी आ गई और ये रीनल वेन यहाँ तक, और इसी से ही यूरेटर एंटर करता है, यानी मूत्र नलिका इसी से ही निकलती है, यू है यूरेटर। अरे यस और नो? मूत्र नलिका। अब देखो, इसका जो घुमा हुआ भाग था यहाँ तक, उसको बोला जाता था हाइलम, और हाइलम अंदर जाकर के इस प्रकार की एक चौड़ी कीपाकार संरचना बनाता है, इसे कहते हैं चौड़ी कीपाकार संरचना। इसे ही क्या बोला जाता है? रीनल पेल्विस। चौड़ी कीपाकार, बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी 11th क्लास में ये जो है सेम यही दे रखा है, एक भी लाइन उसकी मिस नहीं है, जाके देख लेना। चौड़ी कीपाकार संरचना, चौड़ी कीपाकार संरचना, इसे क्या बोला जाता है? रीनल पेल्विस। और यहाँ हाइलम वाले भाग से ही ये क्या हो गया? रीनल आर्टरी या वृक्कीय धमनी, वृक्कीय धमनी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी या वृक्कीय धमनी, और ये हो गई वृक्कीय सिरा। इनसे रुधिर इसमें अंदर प्रवेश करेगा। अरे यस और नो? और इसी से हमारा यूरेटर निकल रहा है, जिसे मूत्र नलिका कहते हैं फ्रेंड्स। अब ये रीनल पेल्विस का जो उभारनुमा जो भाग है, इसी को हम क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं उभारनुमा। ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है? रीनल पेल्विस का, रीनल पेल्विस का, रीनल पेल्विस का उभार युक्त फूला हुआ भाग, युक्त भाग, क्या बोला जाता है? कैलिक्स। इतनी सरल स्ट्रक्चर कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं दोबारा से, इतने सरल तरीके से किडनी को। और अब देखो, ये हो गया कैलिक्स। अब क्या है? कॉलम्स ऑफ बर्तनी। अब ये जो बाहर वाला हिस्सा हो गया, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स या बल्कुट। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स या बल्कुट, कॉर्टेक्स। और इसके अंदर वाला ये जो भाग हो गया, देखो ये, तो ये बाहर वाला हिस्सा क्या हो गया फ्रेंड्स? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला हिस्सा, इसके अंदर वाला ये जो हिस्सा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? मेडुला। अरे यस और नो? तो ये हो गया मेडुला। अब इस मेडुला वाले भाग में जो हाइलम जो था, जो कॉनकेव संरचना थी, यानी अवतल भाग जो था, मुड़ा हुआ भाग, उसने आगे कीपाकार चौड़ी संरचना का निर्माण किया। जो देखो काले पेन से ऐसे बलित संरचना बन रही है, उसको हमने रीनल पेल्विस कहा था। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी का। और रीनल पेल्विस का उभारनुमा जो भाग होता है, उसको हमने क्या बोला था फ्रेंड्स? कैलिक्स। और ये बाह्य भाग जो है वो हो गया कॉर्टेक्स। क्या हो गया? कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग हो गया मेडुला। अब इसमें अब ये जो कैलिक्स है,
इस कैलिक्स के अंदर पाए जाते हैं पिरामिड। क्या पाए जाते हैं? पिरामिड। इन्हें ही बोला जाता है फ्रेंड्स मेडुलरी पिरामिड। क्या बोला जाता है? मेडुलरी पिरामिड। और इन मेडुलरी पिरामिड्स में ही क्या उपस्थित होते हैं? नेफ्रॉन। देखो इनमें ही उपस्थित होते हैं नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन कैसे उपस्थित होते हैं? देखो यहां पर ऐसे इस प्रकार से रखे हुए होते हैं। इसमें क्या? नेफ्रॉन भरे हुए होते हैं। लगभग प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 15 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स। और ऐसे 15, लगभग 10 से 15 ऐसे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर पिरामिड पाए जाते हैं। ये है, इन्हें ही बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। अब ये कॉर्टेक्स वाला भाग जो अंदर धस गया, इसको हम बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्तनी। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम्स ऑफ बर्तनी। ये देखो ये वाला भाग जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, जो मेडुला में धस गया। भाई कॉर्टेक्स वाला भाग तो बाहर ही था, लेकिन ये धस जाता है मेडुला में, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स ऑफ बर्तनी। बर्तनी के स्तंभ। बर्तनी के स्तंभ। ओके फ्रेंड्स, तो ये है किडनी की स्ट्रक्चर एकदम से। और ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। तो आप चाहें तो उसको बना लें। पेरिटोनियन झिल्ली इसको हम बोलते हैं। अब इसमें आएगा ब्लड, अंदर एंटर करेगा। और एंटर करते हुए हाइलम से जाकर के ऐसे ऊपर होकर जाकर के और नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस में अंदर जाएगा। और वहां पर छन करके जो मूत्र जो होगा, उसके रूप में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो इससे बाहर निकल के यूरेटर में आ जाएंगे। और जो काम की चीज होगी वो यहीं पर अवशोषित कर ली जाएगी। कहाँ? ब्लड में। उसको आगे हम फिजियोलॉजी में चर्चा करेंगे। तो ये है अपनी एक किडनी। ओके फ्रेंड्स। अब ये जो आपको दिखाए थे ना, ये क्या है? ये है मेडुलरी पिरामिड। यही इसमें काम की चीज है, क्योंकि इसमें ही भरे होते हैं कौन? ये नेफ्रॉन। और ये जब मूत्र का निर्माण होगा, तो मूत्र की अगर हम बात करें तो उसका जो है 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन प्रतिदिन किया जाता है। क्या बनेगा? यूरिन निर्माण होता है। ठीक है। किडनी करती है इसका निर्माण। तो मूत्र में क्या होगा? 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन निष्कासन होगा। जिसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन बाहर निकलेगा। यूरिया। और इसके अगर पीएच की हम बात करें, तो पीएच कैसी होती है इसकी? 6। ये क्या होती है? पीएच। अब पीएच अगर 6 होती है तो कैसा होता है? ये हल्का अम्लीय है। हल्का अम्लीय है। अरे यस और नो? ये होता है हल्का अम्लीय है ना। और दो चीजें होती हैं। एक तो होती है ग्लाइकोस यूरिया, और दूसरी होती है कीटोन यूरिया। तो ग्लाइकोस यूरिया, इसका मतलब होता है कि जब मूत्र में से ग्लूकोज बाहर निकले या शुगर बाहर निकले, मूत्र से ग्लूकोज का बाहर निकलना, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोस यूरिया। और दूसरा होता है कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया।
दूसरा होता है कीटोन्यूरिया। जब मूत्र में से क्या निकले, कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी बाहर निकले, बाहर निकलना। और ये ग्लाइकोस यूरिया और कीटोन यूरिया ये दोनों लक्षण होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के, निकलना। जब ग्लाइकोस यूरिया और कीटोन यूरिया ये दोनों बीमारी जब हो जाती हैं या फिर ये दोनों लक्षण जब प्रकट होते हैं तो ये दोनों लक्षण होते हैं किसके, डायबिटीज मेलाइटस के। तो ग्लाइकोस यूरिया प्लस कीटोन यूरिया यानी मूत्र में से कीटोन बॉडी बाहर निकलते हैं, कीटोन यूरिया, ये दोनों लक्षण किसके हो गए, डायबिटीज मेलाइटस। ये वही डायबिटीज होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाता है, या फिर इंसुलिन हार्मोन बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो बीटा सेल्स होती हैं, आपको हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं कि लैंगरहैंस द्वीप समूह की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल, जिसमें अल्फा सेल जो होती हैं उसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन और बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है और डेल्टा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। अगर किसी कारणवश या तो म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, या फिर अन्य किसी कारणवश ये जो इंसुलिन निर्माण करने वाली जो सेल्स होती है जिसे बीटा सेल्स कहते हैं, अगर वो सेल्स में डैमेज हो जाए या फिर वो सेल डैमेज हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा। तो जब इंसुलिन हार्मोन निकलेगा नहीं शरीर में तो जो एक्स्ट्रा मात्रा में हम बार बार खाना खा के जो ग्लूकोज को इनटेक करते हैं या अंदर लेते हैं तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, और जब ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो ब्लड में उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। और बार बार यूरिन पास होना, बार बार यूरिन पास होना या फिर मूत्र की क्षति, बार बार पानी की जो है क्षति बार बार जब होती है शरीर में उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें वैसोप्रेशन हार्मोन काम नहीं करता है या फिर जो जल होता है उसका पुनः अवशोषण मूत्र से नहीं हो पाता है, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। देखो डायबिटीज दो होती है, पहला होता है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी डायबिटीज इंसिपिडस। उसमें क्या होता है, तनु मूत्र का निर्माण होगा यानी बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा, जिसमें पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरेमिया ये घटनाएं होती हैं। देखो पॉलीयूरेमिया जब होता है तब वैसे अगर डेली अगर हम देखें तो 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निष्कासन किया जाता है, लेकिन पॉलीयूरेमिया में क्या होता है 3 से 3.5 लीटर मूत्र का निष्कासन प्रतिदिन होगा, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा क्योंकि जल का अवशोषण ही नहीं हो रहा है शरीर के अंदर। तो जल का अवशोषण नहीं हो रहा, किडनी में कोई न कोई दिक्कत है, कोई हार्मोन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने खुद के टॉपिक पर। ओके, तो हम चल रहे थे कहाँ पर, देखो ये है किडनी। अब इसमें क्या भरे होंगे यहाँ पर, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में हम चर्चा करें तो देखो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ओके फ्रेंड्स, ये होता है हमारा नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन में ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टेब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टेब्यूल्स यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ
कुंडलित नलिका। और ये हिस्सा हो गया, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और नीचे वाला ये जो हिस्सा है कटोरी नुमा आकृति, इसको बोलते हैं बोमन संपुट। बोमन संपुट। और बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? मेलपीगी काय। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? मेलपीगी काय। मेलपीगी मेलपीजियन बॉडी का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस। इसके नीचे ये कटोरी नुमा जो घुमा हुआ आकृति जो बन रही है उसको हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स बोमन संपुट। और बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर के मेलपीगी काय का निर्माण करते हैं। उसके बाद में ये है पीसीटी। पीसीटी को बोला जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देखो प्रोक्सिमल यानी पास में, ये मान सकते हो पास में है, ठीक है। और कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है बलित या दुबली हुई संरचना, तो ये कॉन्वुलेटेड हो गई। और ट्यूब्यूल्स मतलब नलिका, तो इसलिए इसका नाम पड़ा समीपस्थ कुंडलित नलिका। और इस ये पास में है और ये क्या है? दूर में है, तो दूर स्थित है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल, यानी दूर, दूर स्थित है। और कैसी है? कन्वुलेटेड है। कन्वुलेटेड मीन्स होता है फ्रेंड्स बलित। और ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स नलिका, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका इसको हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डीसीटी। ये हो गया डीसीटी, ये हो गया पीसीटी। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। इसको बोला जाता है फ्रेंड्स लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप। अब बताओ ये कहाँ पर है? ये किडनी के अंदर जो मेडुलरी पिरामिड जो आपको बताया था उसके अंदर धसी हुई संरचना होती है ये बात। ओके, जब हेनले लूप बड़ा होता है तो ये ज़्यादा मेडुलरी पार्ट में या मेडुला में धसा होता है। और कुछ नेफ्रॉन का जिनका हेनले लूप ये छोटा होता है तो ये मेडुला वाले भाग में कम धसा हुआ होता है, जिसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। और अगर इसका भाग लंबा है और ये पिरामिड के अंदर धसा हुआ है तब हम इसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो पार्ट हो गए, एक तो क्या हो गया? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा हो गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये क्या हो गया? ग्लोमेरुलस बोमन संपुट। ये बार वाला पार्ट हो गया बलित वाला भाग, इसको हम बोलेंगे पीसीटी। ये हो गया लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, हेनले लूप। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं सीडी या कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। ओके, अब देखो संग्राहक नलिका की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो हिस्से इसमें बने हुए हैं, इन हिस्सों में कोई और इधर से नेफ्रॉन आएगा, उस नेफ्रॉन का ये वाला भाग इधर जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब हमने क्या कंक्लूड किया कि एक ही कलेक्टिंग डक्ट से एक से अधिक नेफ्रॉन जुड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब सिंगल नेफ्रॉन अगर जो होगा उसका हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट नहीं हो सकता। और कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है कि यह केवल जल का अवशोषण करता है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखो ये हमने पार्टों के बारे में नेफ्रॉन की संरचना में जान लिया। देखो चित्र जो है वो है इसका नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन। अब हम देखेंगे इसमें पूरा, अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की चर्चा करेंगे, अंदर कार्यकी की बात करें, तो इसमें क्या है कि ये हमने पार्टों के बारे में जान लिया। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड आता है, और ब्लड को लाता कौन है? तो रीनल आर्टरी। देखो ये रीनल आर्टरी आ रही है यहाँ से, या वृक्कीय धमनी हम इसे बोलते हैं। तो वृक्कीय धमनी आ रही है बहुत आगे से, इसका व्यास बहुत चौड़ा होता है, तो ये खून को ला रही है अंदर।
तो ब्लड को लाई रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी आगे आकर के किस में डिवाइड हो जाएगी, पहले थी ये रीनल आर्टरी और बाद में ये रीनल आर्टरी किस में चेंज हो गई, एफरेंट आर्टीरियोल यानी अभिवाही धमनी, किसमें, अभिवाही अभिवाही धमनी, जैसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल। अब ये आई और इसका व्यास इतना चौड़ा है, लेकिन इस ब्लड को जब इसमें से वापस जो ले जाएगी उसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। इसको बोलते हैं, लाने वाली को बोलते हैं अभिवाही धमनी और ले जाने वाली को बोलते हैं अपवाही धमनी, जो ब्लड को लेकर जाएगी। और देखो ये जब लेकर जाएगी इसको ऐसे 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 यूं निकलेगी, ऐसे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी या आगे जा करके, देखो कैसे होगी डिवाइड उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पूरा इसका ब्लड का जो खेल है वही इंपॉर्टेंट है और वही हमको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में उस वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे हम लोग कि हुआ कैसे और क्यों को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब इसमें से आएगा ब्लड, और ब्लड को कौन ले जा रही है वापस से, अपवाही धमनी या एफरेंट आर्टीरियोल, अपवाही धमनी। अभी अपवाही धमनी आगे जाकर के, ये अपवाही धमनी जो ब्लड को वापस लेके जा रही है ये किस में डिवाइड हो जाएगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज। ओके फ्रेंड्स, अब पूछते हैं स्टूडेंट्स की पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है। अरे ये कुछ अलग नहीं है, ये अपवाही धमनी है जिसे हम एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। अरे यस और नो। अब यही अपवाही धमनी इस हेनले लूप के पीछे की बगल होकर के आ रही है, इसलिए हमको दिख नहीं रही है। अब जैसे ही ये पीछे जाएगी हेनले लूप के और यू आकार की संरचना बनाती है, तो इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को या इसी केशिका को, अरे जो ब्लड वेसल्स जो होती है वही केशिका बना लेती है। कैपिलरी का मतलब होता है केशिका, और ये क्या है ग्लोमेरुलस में, अरे ये केशिका ही तो है। ये एफरेंट आर्टरियोल या अभिवाही धमनी जो आई है वो आकर के केशिकाओं में यहाँ आकर के डिवाइड हो गई। अच्छा ये पूरा ही मिट गया, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगा इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके फ्रेंड्स, ये बोमेन संपुट हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया। ओके यस, तो ये ब्लड इसमें होकर के जाएगा। तो ये अभिवाही धमनी ब्लड को लेकर आई, और ब्लड को लेकर कौन जा रहा है यहाँ से, अपवाही धमनी। और ये अपवाही धमनी जो है इसको ही हम बोलते हैं, अरे एफरेंट, EFFERENT, एफरेंट आर्टीरियोल। ये आगे जाकर के डिवाइड हो जाएगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अगर हेनले लूप के पीछे होकर जब जाती है तो एक यू आकार की स्ट्रक्चर बनाती है, और इस यू आकार की स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं वासा रेक्टस, वासा रेक्टस या रेक्टा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं, तो इसे ही हम बोलते हैं वासा रेक्टा। और ये आगे ऊपर ऐसे चली जाती है। अब ये बासा रेक्टा और हेनले लूप, बासा रेक्टा और हेनले लूप ये दोनों सांद्र मूत्र के निर्माण में सहायक होते हैं। बासा रेक्टा और हेनले लूप काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होती है उस काउंटर, देखो जैसे अगर मैं इसको लिमिट बना देता हूं, यहां से ये हो गई लिमिट, ये हो गई सीधी रेखा। ओके, अब इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हो गया कॉर्टेक्स, और नीचे वाला हिस्सा अगर मैं मेडुला मान लूं तो मेडुला वाले भाग की क्या बढ़ा दी जाती है, डीपीडी बढ़ा दी जाती है, या परासरण दाब बढ़ा दिया जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मान बढ़ जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में, और डीपीडी का मान जैसे ही बढ़ जाएगा वैसे ही ये जो इसमें क्या होगा कि जल का अवशोषण बढ़ जाएगा। किससे, पीसीटी से,
कलेक्टिंग डक्ट से और डीसीटी से। और जल का अवशोषण कहाँ बढ़ जाएगा? अरे ब्लड में। यहाँ से जो निस्यंद छन छन करके जाएगा उससे ब्लड में वापस खींच लिया जाएगा जल। क्यों? क्योंकि डीपीटी का मान बढ़ जाएगा। और उसमें कौन कार्य करता है? एक तो ये वासा रेक्टा और ये हेनले लूप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होती है उसमें सांद्र मूत्र का निर्माण किया जाता है, उसको निर्माण करने में कौन कौन से कार्य करते हैं भाग? तो एक भाग होता है वासा रेक्टस और दूसरा होता है हेनले लूप। और काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम आगे अध्ययन करेंगे, उसका काम क्या होता है? सांद्र मूत्र का निर्माण करना। और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट अगर हम अध्ययन करें तो देखो इसमें 3 टॉपिक बचे हैं। एक तो हम इसका रेगुलेशन की अगर बात करेंगे कि इसका जो किडनी के कार्यों का रेगुलेशन, एक तो वैसोप्रेशन हार्मोन हो गया, एक रास हो गया और एक एएनएफ हो गया। उसके बाद में एक वैसोप्रेशन हो गया और एक एएनएफ हो गया। लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ये हेनले लूप की। देखो हेनले लूप जो होता है ये होता है हेनले लूप। अरे यस और नो? अब हेनले लूप में हेनले लूप, इसको बोलेंगे हेनले लूप। हेनले हेनले लूप कैसे? कि हेनले लूप की ये वाली भुजा है जिसमें होकर के निस्यंद जा रहा है। अब निस्यंद का क्या होगा उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जानेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है वहां पर अभिवाही धमनी जो रुधिर को लेकर के आती है, अभिवाही धमनी जब रुधिर को लेकर के आएगी तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे छिद्र होंगे। उन छिद्र से वो ब्लड छनेगा और छन करके यहाँ पर आ जाएगा बोमेन संपुट की गुहा में। अब उसमें क्या हो जाएगा कि ब्लड जो सेल्स होंगी वो नहीं छन पाएंगी और ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाएंगी। तो जो भाग होगा वो यहाँ पर छन करके आ जाएगा। और छनेगा कितना? देखो पहले हम इसके हेनले लूप के बारे में समझते हैं कि हेनले लूप क्या होता है। तो देखो हेनले लूप में क्या होता है कि ये हो गई इसकी अवरोही भुजा। अवरोही भुजा, अवरोही भुजा। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। वो मूत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया है, उसको एक साथ में अध्ययन करेंगे। तो देखो ये हो गई अवरोही भुजा जिसमें निस्यंद नीचे की ओर आ रहा है और आगे जाके मूत्र का विसर्जन होगा कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, यूरेटर के द्वारा मूत्र बनता जाएगा और काम काम की चीजों को अवशोषित कर लिया जाएगा। और ये ऊपर जो चढ़ रहा है इसको हम बोलेंगे आरोही भुजा। हेनले लूप की आरोही भुजा, आरोही भुजा। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी जो आरोही अवरोही भुजा जो होती है वो जल के लिए पारगम होती है या जल के लिए परमिएबल होती है। तो फिर क्या होगा, इससे H2O बाहर निकल जाएगा, H2O का अवशोषण हो जाएगा। ये जो निस्यंद आ रहा है नीचे इसमें से भाई एक्स्ट्रा जल है उसको क्यों निकलने दें बाहर हम? क्योंकि वैसे ही तो जाएगा वो। इसका मतलब क्या है कि इससे बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वेसल्स जा रही हैं, ब्लड में ब्लड जो जा रहा है उस ब्लड में यहाँ से हट करके अवशोषित हो जाएगा। कहाँ पर? ब्लड में। और ये जो अवरोही भुजा H2O के लिए परमिएबल है यानी पारगम्य है, तो फिर H2O का अवशोषण हो जाएगा कहाँ? ब्लड में। और यानी जल का, तो जल जब ब्लड में चला जाएगा तो सांद्र मूत्र का निर्माण हो जाएगा। तो अवरोही भुजा में क्या होगा? सांद्र मूत्र का निर्माण होगा, सांद्र मूत्र का निर्माण। और अवरोही भुजा में सांद्र मूत्र का निर्माण हुआ। और जो आरोही भुजा है जो ऊपर चढ़ रही है वो किसके लिए पारगम होती है दोस्तों? तो वो होती है NaCl के लिए पारगम होती है। तो इससे NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड साल्ट जो होता है वो इससे बाहर निकल जाएगा, यानी कि उसका क्या हो जाएगा? अवशोषण। इस ये ऊपर से जो आ रहा था ये निस्यंद, इसमें से क्या निकल जाएगा? आरोही भुजा में NaCl से NaCl का अवशोषण ब्लड में कर लिया जाएगा। कहाँ से? आरोही भुजा से। अरे जब NaCl गाढ़ा होता है पानी से
और जब गाढ़े पदार्थ का अवशोषण कर लिया जाएगा तो पतला पदार्थ बन जाएगा, यानी पानी की मात्रा यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा आरोही भुजा में? तो यहाँ पर तनु मूत्र का निर्माण होगा, तनु मूत्र का निर्माण। क्यों? क्योंकि यहाँ किसका अवशोषण हो गया है? NaCl का। और कहाँ हो गया है? अरे ब्लड में, ब्लड में, ब्लड में अवशोषण हो गया है, हो गया है। अरे यस और नो? ये है प्रोसेस। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनले लूप की आरोही भुजा में किसका अवशोषण होता है? तो NaCl का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अवरोही भुजा किसके लिए पारगम होती है? H2O या जल के लिए। तो जल का अवशोषण कहाँ होगा? अवरोही भुजा से। और NaCl का अवशोषण कहाँ होगा? इसके आरोही भुजा से, हेनले लूप की आरोही भुजा से। किसका अवशोषण होगा? लवण का, सोडियम क्लोराइड का, जिससे किसका निर्माण होगा? तनुमूत्र का या डाइल्यूट यूरिया, इसका निर्माण होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसका नाम है, क्या नाम है? मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। देखो, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के 3 चरण होते हैं। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा होता है पुनः अवशोषण, और तीसरा होता है एक्सक्रेशन। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब देखो जल्दी से कि यहाँ पर क्या होगा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? कुछ नहीं है, ब्लड है। ब्लड की जो वाहिनी होती है या फिर ब्लड वेसल्स होती है, रीनल आर्टरी, वो आकर के एफरेंट आर्टीरियोल में डिवाइड होगी, और एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है? ब्लड। अब यहाँ पर क्या होंगे? छोटे छोटे स्लट्स होंगे जिनको पोडोसाइट कहा जाता है नेफ्रॉन में। अब यहाँ से ये ब्लड छनेगा, तो बताओ क्या नहीं छनेगा इसमें? एक तो रक्त, जो कोशिकाएं होंगी वो नहीं छनेंगी, तो फिर क्या बचा? संपूर्ण प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से भी जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगी वो नहीं छनेगा। तो बताओ निस्यंद में क्या होगा? क्या छनेगा? निस्यंद। निस्यंद जो प्राप्त होगा, फिल्ट्रेट जो पदार्थ प्राप्त होगा, वो संपूर्ण प्लाज्मा, और उस संपूर्ण प्लाज्मा में से भी अगर मैं किसको घटा दूं? प्लाज्मा प्रोटीन। ये नहीं छनेंगी भाई, प्लाज्मा प्रोटीन ये छनेंगी। ठीक है, इसमें से अगर प्लाज्मा प्रोटीन को मैंने घटा दिया है, प्लाज्मा प्रोटीन घट गई, तो ये प्राप्त होगा जो है निस्यंद के रूप में। अब यहाँ पर जो आएगा वो प्लाज्मा में से भी अगर प्लाज्मा प्रोटीन हटा दें, तब यहाँ पर जो पदार्थ हमको प्राप्त होगा, वो पदार्थ प्राप्त होगा, उसे ही हम बोलेंगे निस्यंद। और उसमें जो झिल्ली काम करती हैं, तो देखो कौन कौन सी झिल्ली उसमें काम कर देती हैं ये भी हम बताएं। तो ग्लोमेरुलस की ये आंतरिक उपकला और मध्य आधारीय परत, और एक बोमेन संपुट की जो आंतरिक कला है, वो 3 कला इसमें या 3 मेम्ब्रेन इसमें कार्य करती हैं। और अभिवाही धमनी के द्वारा, ये अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी के द्वारा ब्लड आया, और ब्लड में यहाँ पर छन करके छनित्र कहाँ प्राप्त होगा? ये कटोरी नुमा जो संरचना है जिसको हमने बोला बोमन संपुट, इस बोमन संपुट में यहाँ पर प्राप्त होगा। अब होगा कितना? तो प्रति मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड, 1200 ml रक्त प्रति मिनट, प्रति मिनट यहाँ पर आता है। और क्षमता कितना है? 125 ml। कितना? 125 ml रक्त प्रति मिनट, प्रति मिनट क्षमता है, या फिल्ट्रेट होता है, क्षमता है फिल्ट्रेशन। अरे यस और नो? अब एक बात बताओ कि जब 125 ml रक्त यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, 1 मिनट में 125 ml रक्त प्राप्त हो जाएगा, इस हिसाब से देखें तो एक दिन में कितना प्राप्त होगा? 180 लीटर।
180 लीटर। अब क्या वो 180 लीटर ब्लड यहाँ पर प्राप्त होगा एक दिन में और वो सारा ब्लड यहाँ पर आकर के जाएगा, तो हम क्या इतना मूत्र विसर्जन कर देंगे? क्या नहीं कर पाएंगे यूरिन पास इतना। तो फिर होगा क्या, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा मात्रा हो गई, तो इसका 99% जो भाग होता है उसको वापस से इन क्षेत्रों में अवशोषित कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। तो 1% भाग ही होता है जिसको हम मूत्र के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। अरे यस और नो? और वो कितना होता है? 1 से लगभग 1.5 लीटर मूत्र के रूप में हम बाहर निकालते हैं प्रतिदिन। वो क्या होता है, इस 180 लीटर का लगभग 99% भाग अवशोषित होने के बाद में 1% भाग बचता है, वो होता है यूरिन। अरे यस और नो? बाकी का 180 लीटर आ रहा है पूरे दिन में, तो इसका क्या होता रहेगा? इनसे अवशोषण। और इसमें क्या क्या आएगा छनित्र के रूप में? प्लाज्मा प्रोटीन हट गई, तो क्या है, प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन हटाने के बाद में यहाँ पर आएगा। और उसमें क्या क्या होगा? तो निस्यंद में ग्लूकोज, अमोनिया, लवण, बाइकार्बोनेट और आयन और जल H2O, ये सभी यहाँ पर आता है। अरे यस और नो? तो लवण, अमोनिया, जल, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी परानिस्यंदन क्या होता है कि ग्लोमेरुलस से आए हुए रक्त से जो निस्यंद प्राप्त होता है बॉमन संपुट की गुहा में, उसी निस्यंद को क्या बोलते हैं? परानिस्यंदन। और कितना रुधिर आता है? अरे आता है 1100-1200 ml प्रति मिनट। ये जो है एफरेंट आर्टियोल लाती है, अभिवाही धमनी ब्लड लाती है। और क्षमता कितना है? 125 ml प्राप्त होता है हमको प्रति मिनट में। अब ये ब्लड यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोला था पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पर होगा अवशोषण। किसका अवशोषण? बाइकार्बोनेट आयंस का। ये देखो, इसको बोलते हैं अवशोषण, यानी बाहर जाएगा। ये कहाँ जाएगा? बाहर, ब्लड में। तो किसका? Na+, ग्लूकोज, अमोनिया, वो अमीनो एसिड। अब इन सब का क्या हो गया? तीर का निशान बाहर की ओर है, इसका मतलब अवशोषित हो गया कहाँ पर? ब्लड में। अरे यस और नो? और 70 से 80% जल का भी इसमें क्या हो जाता है? अवशोषण, खींच लेता है ये ब्लड को। ओके, उसके बाद में क्या आ जाता है यहाँ पर? ये आ गया लूप ऑफ हेनले, इसमें सबसे कम अवशोषण होता है। ये इसकी अवरोही भुजा, और ये हो गई अपनी आरोही भुजा, और इसका ये चौड़ा हुआ भाग हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स डीसीटी। डीसीटी से भी जल का अवशोषण होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में जब बॉडी को जरूरत होती है, तब विपरीत परिस्थितियों में बॉडी को जब जरूरत होती है तब हार्मोनों के द्वारा यहाँ पर जल का और लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है। तो यहाँ भी H2O का अवशोषण होगा। अरे यस और नो? या फिर NaCl का अवशोषण होगा। तो ऐसे अवशोषण हो जाएगा। और ये है कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका, इससे केवल और केवल जल का अवशोषण होगा। अरे किसका? H2O यानी जल का। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि केवल जल का पुनः अवशोषण होता है ब्लड में, वो कौन से भाग से होता है? तो वो होता है कलेक्टिंग डक्ट से, संग्राहक नलिका से। इससे क्या है? जल बाहर निकाल लिया जाएगा। अब सब चीज को हम अंदर निकाल रहे हैं, तो कुछ चीज को इसमें डालेंगे भी मूत्र बनाने के लिए। तो जब जिन पदार्थों को या जिन आयंस को मूत्र निर्माण में इन भागों में डाला जाता है ताकि मूत्रण की प्रक्रिया के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। तो अवशोषित जिन पद होता है जिन पदों में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर आया पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो गया? ग्लूकोज, सोडियम आयन, अमोनिया, अमीनो एसिड, जल, इन सब का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। और देखो H2O एक ऐसा पदार्थ होता है, यानी जल, जो पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी तीनों से अवशोषित होता है। कहाँ अवशोषित होता है? हमारे खून में या ब्लड में आ जाता है अंदर। तभी तो 180 लीटर था सारे दिन भर में, तो कितना बचा? 1 से 1.5 लीटर मात्र ही। अब बताओ डालेंगे क्या इसमें? अब डालेंगे तो जो पदार्थ होगा उसको हम बोलें उत्सर्जन के रूप में, तो K+
H+ और अमोनियम आयन, ये इनका क्या होगा, उत्सर्जन। और ये उत्सर्जन किससे होगा, कलेक्टिंग डक्ट से, डीसीटी से और पीसीटी से। इन तीनों से K+ यानी पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन का क्या हो जाएगा इसमें, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब डाल दो, देखो ये डाल दिया अंदर, तो इसे बोलते हैं K+। या H+ को भी यहाँ से अंदर चला जाएगा और ये हो जाएगा अमोनियम आयन। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। यही प्रक्रिया कहाँ होगी, यहाँ पर, और यही प्रक्रिया कहाँ होगी, कलेक्टिंग डक्ट में। अब देखो ये अंदर जो है उत्सर्जित कर दिया क्या, H+ आयंस, इधर ये अंदर उत्सर्जित कर दिया पोटेशियम आयन, और ऐसे ही अमोनियम आयन। अगर एरो का शान अंदर की ओर लग रहा है, इसका मतलब उत्सर्जन कर दिया गया, और यही एरो अगर बाहर की ओर लगता तो इसका मतलब है ब्लड में वापस से आ गया है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी ऑस्मो रेगुलेशन करना होता है या पीएच का मान बढ़ाना होता है तो उसको उत्सर्जन कर देंगे, जो कि मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी H+ की मात्रा बढ़ती है, और H+ की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि पीएच घट रहा है, पीएच घट रहा है यानी अम्लीयता बढ़ रही है। ठीक है, अरे H+ आयन की जो सांद्रता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच। तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या, H+ आयन की मात्रा बढ़ गई तो वो वापस से किस में चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में या डीसीटी में या पीसीटी में अंदर चला जाएगा, क्योंकि ज्यादा था। अब ऐसे ही पोटेशियम है, अब पोटेशियम की मात्रा ब्लड में बढ़ गई तो ये क्या करेगी, बॉडी ऑटोमेटिक ही इस चीज को करेगी कि पोटेशियम की मात्रा बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ रही है। तो ज्यादा मात्रा में जब क्षारीयता बढ़ती है तो इन आयंस को नेफ्रॉन में उत्सर्जित कर दिया जाता है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, जो मूत्रण की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार हमने शुरू में डिस्कशन किया था कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं या उत्सर्जित अंग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालते हैं, और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन या फिर पीएच के रेगुलेशन में भी ये काम करते हैं। अब इनका क्या होगा, उत्सर्जन। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मैच्यूरेशन जिसे मूत्रण कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और किडनी के कार्यों का नियमन जो हार्मोन करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरेमिया, इन सब ये जो बीमारी हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो पथरी बनती है, मल्टीपल कैलकुली, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत आभार और साधुवाद। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और मेरे चैनल साइंस बाय सूर्यवीर भगौर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।